5 मिनट के लिए मुझे ज़रा थोड़ा सा एक्सक्यूज़ कीजिएगा, मैं भी आप लोगों को ज्वाइन करता हूँ।
अच्छा जी, इट वॉज अ नेचर्स कॉल, तो रोका नहीं जा सकता था काम। अच्छा, इसमें सीएल में कितने लोग हैं? सॉरी, अच्छा जी, कमर जमान साहब हैं या नहीं है? कमर जमान नजर आ रहे हैं? कमर जमान साहब नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, कमर जमान एब्सेंट, बख्श इकबाल एब्सेंट, राजा अब्दुल्ला एब्सेंट, वलीदुर रहमान साहब हैं? सर। ठीक। असद अली एब्सेंट, हमजा नदीम एब्सेंट, मारिया एब्सेंट, मोहम्मद हम्माद एब्सेंट, अदील अहमद एब्सेंट, हसीब अहमद साहब हैं? ये हसीब वही है ना जो अभी पिछली क्लास में भी था? हाँ, ये है ना यार। जी सर, वही हसीब। ठीक है। हसन रजा? जी सर, हसन रजा भी वही है। ठीक है। शामिर? सर शमीर साहब अभी तक तो नहीं आए। पहले इनका हम वेट कर लेते हैं। अरसलान राजिक साहब तो हैं। उस्मान जी मकसूद? सर, जी सर। उस्मान मकसूद हैं? सर वो नहीं है। ठीक है। और नैयर जमान? प्रेजेंट सर। ठीक हो गया। अब्दुल बासित बिन सगीर? सर वो नहीं है अभी तक। अब्दुल बासित साहब नहीं है। ये किसकी आई थी रिक्वेस्ट? अच्छा, चलें। अब्दुल बासित बिन सगीर साहब भी नहीं है। और हसन जमाल? चलें, सर इनका भी। अभी तक हसन जमाल भी नहीं है। ठीक है। हंजला अली सत्ती भी नहीं है। मुबीन गफ्फार एब्सेंट। मोहम्मद हसनैन? मोहम्मद हसनैन, चलें इनका भी वेट कर लेते होते हैं, आ जाते होते हैं ये। अहमद रियाज साहब तो हैं। यस सर। हसनैन रशीद साहब भी हैं। हसनैन रशीद साहब होते तो हैं। चलें इनका भी वेट सर कर वो लेते आ हैं। रहे हैं, 2 मिनट तक हसनैन भैया आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो पिछली क्लास तो उन्होंने सबसे पहले, उन्होंने नहीं, सबसे पहले तो खैर ये शहजादे ने ज्वाइन की थी। अच्छा, आसिया? अच्छा नहीं है तो खैर, कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड बिजनेस में है। यार, आपका नाम हो गया? साकिब मुस्तफ़ा? नहीं सर, आपने नहीं लिया मेरा नाम। सर ये शमीर भाई भी आ गए हैं। कोर्स में रजिस्ट्रेशन आपकी हुई है? अच्छा, आपका कॉर्पोरेट लॉ के तौर पे जी जो। सर। अच्छा, ठीक हो सर गया। मेरा नाम लिया आपने? सर कौन? हसीब बात कर रहा हूँ सर। हसीब अहमद तो हो गया जी, उसकी प्रेजेंट भी लग गई। सर वो माइक क्या ओपन नहीं हो रहा था, मैं क्लिक कर रहा था काफी देर से। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। सर थैंक यू मोहम्मद सर। हसनैन रशीद भी आ गए हैं और शमीर भी आ गए हैं। ठीक है, दोनों की प्रेजेंट लगा देते हैं। साकिब साहब, आपके साथ एक कोई जलाल शौकत बाजवा साहब हैं? सर मेरे साथ 3 और स्टूडेंट्स हैं, पर उनका कोई पता नहीं है वो किधर हैं। वो एक की तो दादी फौत हो गई हैं कल, तो बाकी एक 2 का कोई कोई मोहम्मद आइडिया नहीं। फारूक, मोहम्मद फारूक जी। सदीकी साहब हैं कोई? जी सर, उनकी दादी फौत हो गई हैं कल, तो वो गाँव गए हैं। चलिए, इनकी हम ज़रा देख लेते हैं, इनकी हम लीव लगा देते हैं, बाद में हम इनसे पूछ लेंगे। और 3 लोग हैं जी, आप 4 नहीं हैं? सर मैं चौथे को भी बोलता हूँ, एनरोल कर देता है। वैसे हम टोटल 4 हैं क्लास में। ठीक है। मेरे पास जो इन्होंने लिस्ट भेजी है, वो उस लिस्ट में 3 लोग हैं।
सर शायद मे बी वो एक स्टूडेंट हमारा ऐसा है ना, उसने बीकॉम से शिफ्ट करवाया था बीएस में, तो शायद उसने पढ़ लिया, मुझे श्योर नहीं है, मैं बता दूंगा आपको कंफर्म करके। ठीक हो गया। ठीक है, ये सीजीएल वाले हैं। पेपर का तो पता है ना आप लोगों को कि मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं। यस सर, आप नहीं बताया और किसी सर ने तो अभी तक नहीं बताया। सर ये नेक्स्ट मंडे से। मंडे 28 से जो है वो काम स्टार्ट हो रहा है। पर सर मैनेजमेंट पता नहीं क्या करी है, डेट शीट अभी तक इन्होंने शेयर ही नहीं की, वैसे भी हम काफी लेट हो चुके हैं। अच्छा, वो शेयर कर देंगे। जिस वक्त तक वो शेयर नहीं करते तो उस वक्त तक हम इस बात पे मट्टी डालते हैं जो बात मैंने की है। तो वैसे ये है कि जो कल मीटिंग हुई थी तो उसमें तो अब ये ना हो कि फिर कुछ चीज़ चेंज हो गई हो। कल मीटिंग हुई है, कल में जो मीटिंग है उसमें तो यही था कि मंडे से 28 जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका ज़रा लेट स्टार्ट होगा। आप क्योंकि फर्स्ट वाले हैं नहीं, आप सारे तो वो हैं, थर्ड सेमेस्टर वाले हैं, तो आप लोगों का स्टार्ट होगा। सर ये ऑनलाइन ही हो रहा है ना? हाँ जी, ऑनलाइन ही होगा। जैसे वो लास्ट टाइम नहीं, वो गूगल उस पे गूगल गूगल क्लासरूम क्लासरूम। अपलोड किए थे हाँ ना जी, हमने पेपर, इधर राइट कार हाँ के जी, घर पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इस दफ़ा भी वैसे ही होगा। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने बात जो है वो कहाँ तक पढ़ ली थी? सर मेमोरेंडम और आर्टिकल्स हमने पढ़ लिए थे। ठीक हो गया। अच्छा यार, वो भी मुझे बता दीजिएगा कि लेक्चर्स हमने किस डेट तक जो है ना वो कर लिए हैं। शेयर मैं आप लोगों के साथ कर चुका हूँ किस डेट तक, ताकि ये है सर, कि सर जो आपने लास्ट वाला जो आपने हमें पढ़ाया था वो कर दिया आपने आपने मेरा ख्याल है कल किया है वो। मैं अभी यूट्यूब वीडियो देख रहा था थोड़ी देर पहले। ठीक हो गया। और चैप्टर सीएल, ओके, अपनी इंफॉर्मेशन एंड अच्छा, लास्ट टाइम हमने बात मेरा ख्याल है यहाँ तक छोड़ी थी कि अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में हमने किया था डिस्कस कि अगर चेंज हो तो क्या चीज़ चेंज करनी चाहिए और किस तरह चेंज होती है। सर आपने कहा था जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो चेंज करने में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वही आर्टिकल्स में भी होता है। लेकिन हमने वैसे नहीं डिस्कस किए थे कि क्या है। नहीं सर। चलें। अच्छा, लास्ट फ्राइडे को यार मैं सॉरी सीएल की क्लास में नहीं ले सका था, तो बहुत एक शदीद तरीन अर्जेंट कमिटमेंट जो है वो एक पड़ गई थी, आज भी पड़ी हुई थी, लेकिन मुझे था कि पहले ही हमारी सीएल की क्लासेस जो हैं वो ज़रा थोड़ी सी कम है, तो इस वजह से आज मैं नहीं गया।
फ्राइडे को हमारी फिर क्लास होगी सीएल की ही, 2 क्लासेस होंगी, सीएल की ही होंगी, एसीएल की नहीं होगी। एसीएल में हम सेफ जोन में हैं, इसमें ज़रा हम सेफ जोन में काइंड ऑफ नहीं है, काइंड ऑफ हैं भी। पेपर तो आराम से बन सकता है, लेकिन एनी हाउ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बायलॉज ऑफ द कंपनी, subordinate to the constitution of the company and further subordinate to the act। ये पीडीएफ अपीयर हो रही है ना फाइल आपके सामने? जी सर। जी सर। अच्छा, बायलॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने जो है वो बनाए हुए हैं, विच आर सबॉर्डिनेट, मातहत हैं टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। तो ये जो बायलॉज हैं, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने बनाए हुए हैं, दे आर सबॉर्डिनेट टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड फर्दर सबॉर्डिनेट टू द एक्ट। और जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो मातहत है, सबॉर्डिनेट है किसके? एक्ट के। कौन सा एक्ट? ये जो कंपनीज एक्ट 2017 है, इसके मातहत है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑपोजिट हों, या उससे टकराव पैदा कर रहे हों, या बिल्कुल ही कोई नई चीज़ आप ऐसी जो कि लॉ से कोइंसाइड कर रही हो, ऐसा नहीं हो, लॉ के ऑपोजिट हो, ऐसा नहीं हो सकता। और आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो ऐसा नहीं हो सकता जो कि लॉ के अगेंस्ट हो, जो कंपनीज एक्ट है उसके अगेंस्ट बना दें आप। कंपनीज एक्ट में जो क्लॉजेज बताई गई हैं, वही क्लॉज जो है वो आपकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होनी चाहिए। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो बताए गए हैं लॉ में कि अगर चेंज की जाएगी तो स्पेशल रेजोल्यूशन बनाई जाएगी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी। तो यही रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि आप बेसिकली सबॉर्डिनेट हैं। जो भी आपका मुल्क का कानून है, आपका कंपनी का कानून आपके मुल्क के कानून के मातहत होगा, और आपके कंपनी के रूल्स जो हैं वो आपकी कंपनी के कानून के, कॉन्स्टिट्यूशन के मातहत होंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने जो चीज़ बताई हुई है कि द एक्ट रिक्वायर्स दैट अ पब्लिक कंपनी विच इज़ नॉट लिस्टेड shall have at least 3 directors। पब्लिक कंपनी हो गई which is not listed स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में जिसका नाम नहीं है, ये कंपनी, इसमें कम अज कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, कम अज कम होने चाहिए। ज्यादा हो जाए अच्छी बात है, कम अज कम 3 होने चाहिए। 3 से कम डायरेक्टर्स एक पब्लिक कंपनी में नहीं हो सकते। लॉ रिक्वायर्स मिनिमम 3 डायरेक्टर्स। Hence, company may write in its articles that the company shall always have not less than 5 directors if the members of the company want to do so। अगर सब इस चीज़ के हक में वोट डाल देते हैं कि हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में ये लिख देते 3 नहीं, हमारे डायरेक्टर्स 5 होंगे, और लोग इस चीज़ के हक में वोट डाल देते हैं, तो ये काम किया जा सकता है। और ये लॉ की वायलेशन भी नहीं है। ये तो आप सेफ साइड रख के बात कर रहे हैं। लॉ तो कह रहा है कम से कम 3 होने चाहिए, आप कह रहे हैं कि भाई ये ना हो कि अगर 3 से कभी कम हो जाएं तो हम लॉ की वायलेशन में चले जाएं, हम 5 रख लेते हैं। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो जो बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर रह के ही होंगे। बाउंड्री क्या है? 3 से कम नहीं होने चाहिए। आपने कहा यार हम बाउंड्री से वायलेट ना कर जाएं, बाहर ना निकल जाएं, हम 5 रख लेते हैं। फर्दर, द कंपनी मे मेक वेरियस classes of its shares. The exact rights and liabilities of each class of shareholders shall be stated in the articles of association। जो अब लॉ ये उसने कंपनी पे छोड़ा हुआ है कि वो क्लासेस ऑफ शेयर्स कौन सी बनाना चाहते हैं। मसलन हमने शेयर्स के ऊपर भी बात की हुई है, जो कि आज हमारा ज़रा अगला टॉपिक भी है, लेकिन बात उसके ऊपर हमने पहले से की हुई है। और आपको पता भी होगा
अरसलान साहब से हम कंफर्म भी कर लेते हैं कि शेयर्स कितनी टाइप्स के होते हैं। राजा अरसलान साहब। और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट ये भी है कि काइंडली अगर किसी चीज का जवाब नहीं आता तो बता दिया करें कि नहीं आता। खामोश रह देने से ना ये होता है कि आप शायद क्लास में ही आप लोग नहीं हैं। सर वैसे दो तरह के शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होता है और ऑर्डिनरी शेयर होता है। ये इमरान नूर साहब मेरा ख्याल आज पहली दफा क्लास अटेंड कर रहे हैं। इमरान साहब बीकॉम है आपका या बीएस है? सर मेरा ग्रेजुएशन है सिंपल, लेकिन मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मेरे पास लिस्ट में नाम भी होना चाहिए ना आपका। अच्छा, वैसे सर मेरा ग्रेजुएशन है सिंपल है, नॉन कॉमर्स। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं भी आज फर्स्ट टाइम क्लास में हूँ, कमर जमान। इमरान नूर साहब को हम लिस्ट में सर्च कर लेते हैं। अच्छा सर, आपसे डिस्कस भी करना था मैंने ना, इमरान नूर खान कि एक तो जी, और ये है एमएएफ कर रहे हैं आप। ये एमएएफ क्या चीज़ है? जी जी, एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अच्छा, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ है आपकी। जी, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ। मार्क इट। अच्छा तो अच्छा सर, इमरान नूर खान सर, एक मिनट बस मुझे दीजिएगा। मैं असल में आप लोगों को मार्क कर लूँ। दूसरे कौन है जी जो आप अभी आए हुए हैं, कह रहे हैं कि मैं भी हूँ? सर कमर जमान। कमर जमान। अच्छा, ये आप तो मेरा ख्याल है जी सर। बीकॉम वगैरह या किसी उसमें है? जी सर बीकॉम में। जी आप बताएं। अच्छा सर, मैंने आपसे डिस्कस ही करना था, क्योंकि रिसेंटली अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन था तो इसलिए क्लासेस में अटेंड नहीं कर सका। और दूसरी बात सर, मैंने क्लास कोड ज्वाइन किया था जिसमें सीएल के नाम से जो है ना वो था आपका, आपके नाम से शो हो रहा था उसमें। तो सर मैंने पूछना था कि हमारा जो एमएससी 0 सेमेस्टर का कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ है, क्या वो सेम यही सीएल के अंदर इंक्लूडेड है? हाँ जी, वो सेम यही है, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ। ठीक है, ठीक है, कॉर्पोरेट एंड ठीक है। बिजनेस लॉ, और कॉर्पोरेट लॉ और ये वो जो है कंपनी लॉ एक ही बात है। इन्होंने एक ही एक ही बात, उसको उसमें मर्ज किया हुआ है। ठीक है वो सर, साथ में ठीक है। जो है वो और सेकेंडली सर, अपना जो अभी रिसेंटली जिस तरह अभी क्लासेस हो रही हैं, इसका मुझे, अगर आपका कोई नया क्लास कोड है तो वो मुझे सेंड कर दें ताकि मैं रेगुलरली आपसे क्लासेस ले लूँ और पिछला जो है वो कवर अप कर लूँ, और कोर्स आउटलाइन शेयर कर दें। वो हैं आपके क्लास फेलोज जो हैं, इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है। ये जो बाकी लोग हैं बीकॉम वाले जो हैं, जी ये मोहम्मद हसनैन और शामिर अहमद और नैयर जमान लोग, इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है। और उसमें साकिब मुस्तफ़ा साहब भी उसी में ही है ना? साकिब? जी सर, मैं भी उसी में हूँ। हाँ, तो आप भी वही ज्वाइन कर लें। नंबर आप इनके साथ ठीक वो है कर सर। लें, जी, एक्सचेंज कर लें। ताकि आप काइंडली मुझे भी आप जो है ना एक उसमें मिनट ऐड कर नंबर लें। पोस्ट कर दें, फिर मैं आपको ऐड कर दूंगा। चलें ठीक है, मैं आप बल्कि आपको मैसेज कर दूंगा, आप उसमें एलसेफ में है ना, स्टूडेंट जी ग्रुप में। जी। बस ठीक है। चलें। कमर साहब, आपका कोर्स ये है रजिस्टर्ड, क्या कहते हैं, आप मेरे पास कॉस्ट अकाउंटिंग में आ रहे हैं? जी सर सॉरी समझ नहीं आई, क्या रिपीट कीजिएगा। कमर साहब आपके कोर्सेज अच्छा नहीं, कंपनी लॉ। जी सर मेरा कंपनी लॉ है। मेरा असल में ना ठीक, इनरोलमेंट का इशू बना हुआ था, वो नहीं हो रही थी, तो वो जी नहीं अभी मेरे पास आ रहा है ना, ठीक होगा, सर। ठीक होगा। अच्छा तो
जो है वो, हाँ, टाइप्स ऑफ शेयर्स पे बात हो रही थी और थोड़े से आगे पीछे निकल गए। मोहम्मद हसनैन साहब। यस सर। जी मोहम्मद हसनैन साहब, ये जो टाइप्स ऑफ शेयर्स कौन कौन से हो सकते हैं? हसनैन साहब सोच में पड़ गए। सर ऑर्डिनरी और परफॉर्मेंस। ऑर्डिनरी और परफॉर्मेंस, मेरे ख्याल से सर ही। ऑर्डिनरी और परफॉर्मेंस तो मैंने नहीं सुना आज तक। ये कोई नए कोई शेयर है हसनैन साहब? सर पता नहीं। प्रेफरेंस होता है सुना है मैंने, परफॉर्मेंस तो मैंने नहीं सुना। अगर कोई है कोई ऐसी चीज तो जानता तो मेरी उसमें नॉलेज में इजाफा हो जाए। टाइप्स ऑफ सर शेयर इंग्लिश थोड़ी कॉमन है, वीक है तो इस कॉमन वजह है, से शायद ऑर्डिनरी है। गलत पड़ती है। हाँ, कॉमन है, ऑर्डिनरी है। और इसमें दो क्लासेस फिर वो कह रहे हैं कि कोई भी हो सकती हैं क्लासेस, जो है वो कंपनी खुद भी क्रिएट कर सकती है। टाइप्स जो है वो कॉमन और ऑर्डिनरी में या प्रेफरेंस हो, प्रेफरेंस या प्रेफर्ड और इक्विटी शेयर्स नहीं होते सर? जी प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर। यही ये जो कॉमन शेयर्स हैं, या कॉमन शेयर्स होंगे या प्रेफरेंस शेयर्स होंगे। कॉमन को ऑर्डिनरी भी कहते हैं। तो ये टाइप है। क्लास आप इसकी खुद बना सकते हैं, क्लास ए भी हो सकते हैं, क्लास बी भी हो सकते हैं। क्लास ए शेयर में क्या होता है कि एक शेयर के दो वोटिंग राइट होते हैं। जिसके पास ये एक शेयर होगा वो दो वोट कास्ट कर सकेगा। वोट की ज़रूरत क्यों होती है? वोट की वो ज़रूरत जो है वो डिसीजंस के लिए होती है कि अगर आपने कोई डिसीजन लेनी है तो नॉर्मली किसी एक नॉर्मल डिसीजन के लिए 66% वोटिंग राइट्स आपको चाहिए होते हैं। 2/3 अच्छा, और ये अगर माइक बंद कर दें ताकि ये सब्जियां हम ज़रा उनसे लॉग की तरफ वापस आ सकें। और अगर आपने मेजर डिसीजन लेनी है, जिसमें से कुछ हमने अभी पढ़ भी नहीं है, कि मेमोरेंडम चेंज करना है, आर्टिकल चेंज करना है, हेड ऑफिस एक आपने हेड ऑफिस कह गया, रजिस्टर्ड ऑफिस आपने एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में मूव करना है, नाम चेंज करना है आपने, तो उसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन, जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में आपको पास करनी पड़ती है, और 75% वोट्स उसके लिए चाहिए, या 3/4 मेजॉरिटी उसके लिए चाहिए। तो उसमें फिर ये है कि ये जो वोटिंग राइट्स हैं वहाँ पे काम आएंगे। और इन्हीं क्लास ए शेयर्स को हम कंट्रोलिंग शेयर्स भी कह सकते हैं। और नॉर्मल जो है वो शेयर जो हैं वो हमारे क्लास बी शेयर्स हैं। फिर हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं। प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो हाइब्रिड सिक्योरिटी है, और होते ये शेयर्स ही हैं, लेकिन बेसिकली इसमें करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मनी लेंडर्स वाली भी होती हैं, कि इनके ऊपर जो रिटर्न होता है वो रिटर्न इसके ऊपर फिक्स हुआ हुआ होता है। खैर ये बात तो अभी हमने वैसे भी बाद में ज़रा करनी है, तो हम इसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल में फिर बाद में आएंगे। होपफुली आपके सामने इस वक्त पीडीएफ की फाइल अपीयर हो रही होगी। पीडीएफ की फाइल अपीयर हो रही है? जी सर। अच्छा, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है, हाँ ये ज़रूरी बात थी जो कि इसमें करनी जो है वो लाजमी है, कि अगर ये चॉइस हर किस्म की कंपनी के लिए नहीं है। इट इज़ द ऑप्शन फॉर द कंपनी लिमिटेड शेयर्स to get the articles registered or adopt
टेबल ए ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017। अब ये वाली जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन सिर्फ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए है। अच्छा, ये अंडरलाइन नहीं होगा, चलें। इसके अलावा क्या ऑप्शंस हो सकती हैं इमरान साहब? सर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो उसमें ऑप्शन ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स नहीं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के अलावा हमारे पास ऑप्शन क्या और हो सकती है? सर उसके अंदर हम इसमें लिखे ना कि और अडॉप्ट टेबल ए ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल टू द कंपनीज एक्ट 2017 एज इट्स आर्टिकल्स। यानी कि कंपनीज एक्ट 2017 को हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं एज इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सॉरी, जरा वो लाइट सुबह से गई भी है, तो आई गेस कि यूपीएस की भी बस हो गई थी, तो वो मेरा जो राउटर है वो बंद हो गया था जी। अच्छा सर, इसमें है ना कंपनीज एक्ट जो हमारे पास 2017 है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं एज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नहीं, बात मैं कुछ और कर रहा हूँ, क्वेश्चन मैंने कुछ और पूछा जी। साकिब कर सकते हैं बेसिकली। वो तो ठीक है सर, लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी होती है। लिमिटेड बाय गारंटी एक और टाइप है कंपनी की जो कि हो सकती है, या और लिमिटेड बाय शेयर्स। सर लिमिटेड, हाँ जी, एक तो लिमिटेड कंपनी होती है सर, एक मतलब इसमें पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, और वो तो उसी का हिस्सा, वो उसी का हिस्सा है। ये हम बात हमने असल में की हुई है। कंपनी लिमिटेड भी हो सकती है, कंपनी अनलिमिटेड भी हो सकती है। लिमिटेड में फिर लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी में से लिमिटेड बाय हैविंग अ शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल हो सकती है। जबकि लिमिटेड बाय शेयर्स में पब्लिक लिमिटेड हो सकती है या प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी फिर आगे लिस्टेड हो सकती है या नॉन लिस्टेड हो सकती है। बहरहाल यहाँ पे जो उसने बात की है, कंपनी की बेसिक 3 टाइप्स हैं: कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। तो उसने कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी को बीच में शामिल नहीं किया, उसने अनलिमिटेड कंपनी को बीच में शामिल नहीं किया। उसने जो बहुत स्पेसिफिक बात की वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की, जिसमें प्राइवेट कंपनी भी आ सकती है, जिसमें पब्लिक कंपनी भी आ सकती है। इट इज द ऑप्शन फॉर द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स टू गेट द आर्टिकल्स रजिस्टर्ड। क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में बात की थी कि सबसे पहले तो नाम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स बनाने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 3, यू विल हैव टू गेट दीज आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम रजिस्टर्ड। तो फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो मिलता होता है। तो अब इसमें वो या तो आर्टिकल रजिस्टर करवा लें, बना लें, अपने खुद बना लें। अगर आप अपने खुद नहीं बना सकते या टाइम नहीं है आपके पास कि अपने खुद डिफाइन करें आप, तो उस केस में फिर क्या होगा कि आप जो कंपनीज एक्ट में फर्स्ट शेड्यूल में शेड्यूल 1 के अंदर जो टेबल ए है उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी के लिए बनाए गए हैं, आप वो भी डायरेक्टली अडॉप्ट कर सकते हैं। या अपने बना लो और रजिस्टर करवा लो, या कंपनी एक्ट में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं आप वो बना लें और वो जो है आप रजिस्टर कर लें। However, the registration of the articles of association is compulsory requirement for company limited by guarantee and unlimited company. ठीक है? तो इमरान भाई माइक ऑफ कर दो यार। मैं एग्जैक्टली यही कहने वाला था। अच्छा जी, तो लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी के लिए बहरहाल ये ज़रूरी है कि वो अपने आर्टिकल्स, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद बनाएं और अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद बना के और वो उसको रजिस्टर करवाएं। लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए बहरहाल
लॉ ने थोड़ी सी गुंजाइश पैदा की कि यार अगर ये अपने आर्टिकल्स नहीं भी बनाना चाहते तो जो कंपनीज एक्ट में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के तौर पे दिए गए हैं, अगर ये उसके थ्रू रजिस्टर होना चाहें तो भी हो सकते हैं। और बाद में अगर आप ऑल्ट्रेशन करके, चेंज करके और अपने आप रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज भी करना चाहते हैं तो वो भी हो सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि एक दफ़ा आपने एक्सेप्ट कर लिए तो बस फिर सारी ज़िंदगी उसमें चेंज नहीं हो सकती है। आर्टिकल्स ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी or a company limited by guarantee, if both have a share capital, shall state the amount of share capital with which the company proposes to be registered. अब क्योंकि इसमें हमने टाइप्स मजीद आगे जो पढ़ी थी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में, वो ये है कि उसका a company limited by guarantee can have a share capital and a company limited by guarantee cannot have a share capital. ये हमने होपफुली आपके सामने ये वर्ड की फाइल अपीयर हो रही होगी। यस सर। हाँ, तो ये गारंटी लिमिटेड कंपनी में ये हमने हैविंग अ शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल की दो जो क्लासेस थी वो हमने डिस्कस की हुई थी। तो वो कह रहा है कि वो ये कह रहा है कि अगर जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड कंपनी है, इफ बोथ हैव अ शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल की अमाउंट जो है वो लिखेंगे। ऑथराइज्ड कैपिटल की क्लॉज में आप ये बताएंगे कि उसका टोटल लिमिट क्या होगी, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भी आप उसको मेंशन करेंगे, मेमोरेंडम में भी मेंशन करेंगे, आर्टिकल्स में भी मेंशन करेंगे। और द आर्टिकल्स of an unlimited company or a company limited by shares, if both have no share capital, shall state the number of members with which the company proposes to be registered. अगर कोई defined share capital नहीं है, अगर उसकी कोई आपने par value और वो आपने नहीं बताई हुई, तो ये company limited by guarantee not having a share capital हो जाएगी और अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल हो जाएगी। और इस केस में क्योंकि शेयर्स तो आपके हैं नहीं, तो आप इस केस में जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो कंपनी को जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को बताएंगे कि हमारे मेंबर्स कितने हैं और कौन से हैं जिनसे हम रजिस्टर होना चाहते हैं। Articles shall list and enumerate the voting and other rights attached to different classes of shares and securities issued or to be issued by the company. अब यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर हम जो डिबेट है, ये हम ज़रा थोड़ी सी हमारी जो डिस्कशन है, इसको हम डिबेट तो हमारी नहीं है क्योंकि मेजॉरिटी लोग तो पार्टिसिपेट नहीं करते। तो जो हमारी डिस्कशन है, उस डिस्कशन को हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसमें हम ज़रा स्पेशली जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उस केस में फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हो सकती हैं। अभी तक बहरहाल हमने ये देखा कि ऑर्डिनरी शेयर्स जो हैं उनके साथ ये सिचुएशन हो सकती है कि ऑर्डिनरी शेयर्स के साथ दो वोटिंग राइट्स जो हैं वो, अगर क्लास ए शेयर है या कंट्रोलिंग शेयर है, तो एक शेयर के साथ दो वोटिंग राइट्स जो हैं वो अटैच किए जा सकते हैं। कॉपीज ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, एक मिनट के लिए एक्सक्यूज कीजिए। अच्छा, तो एवरी कंपनी अपॉन द रिक्वेस्ट एंड पेमेंट ऑफ अ प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट, बस ठीक है, थैंक यू, by its member shall supply within a period of 14 days a copy of the memorandum and articles of the company. हर मेंबर के लिए जो है ये ज़रूरी है कि वो जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है वो अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करें। अगर वो मेंबर्स जो हैं उनको जो फ़ी जो है जो बताई गई है
वो अगर उनको बता दे दें तो इट्स देयर राइट टू हैव द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। वो खुद उसको बैठ के रीड करना चाहें, वो उसको स्टडी करना चाहें, वो उसके ऊपर डिबेट करना चाहें, वो उसको देखना चाहें, वो देख सकते हैं। 14 डेज में आपने उनको देनी है। और अगर आपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर किया है, चेंज किया है, और चेंज में भी हमने देखा था कि नेम की चेंज के ऊपर के रूल्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस के जो रूल्स हैं वो डिफरेंट हैं। मसलन अगर आप विद इन अ प्रोविंस मूव करते हैं, लाहौर से आप मुल्तान ले गए, लाहौर से फैसलाबाद ले गए, आप फैसलाबाद से मुल्तान चले गए, आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस ले गए, तो दैट डजंट कॉन्स्टिट्यूट अ चेंज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि वहाँ पे प्रोविंस मेंशन होता है। तो आप जब विद इन प्रोविंस मूव कर रहे हैं तो वो चेंज कंसिडर नहीं की जाएगी, उसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फैसलाबाद से पेशावर मूव कर जाते हैं, या लकी मरमत मूव कर जाते हैं, या मर्दान मूव कर जाते हैं, तो अब आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आपने प्रोविंस चेंज किया है। और इसके अलावा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का भी हमने पढ़ा था कि उसके रूल्स डिफरेंट हैं। सब्सक्रिप्शन क्लॉज का हमने पढ़ा था कि रूल्स डिफरेंट हैं। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्लॉज जो है वो चेंज की जा सकती है, वगैरह वगैरह। यानी तो बहरहाल एवरी कॉपी इशूड आफ्टर द डेट ऑफ ऑल्टरेशन in the memorandum or articles of a company shall contain such alteration। ये किसी ने हाथ खड़ा किया जी साकिब। सर मेरा क्वेश्चन है सर एक। जी जी जी, खूबसूरत बात है सर। जो सर हमने उसमें बात की थी, तो सर एक मेमोरेंडम हम क्लॉज पढ़ रहे थे, उसमें जो स्टेटस चेंज करना होता है आपने, तो सर जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो भी अपना स्टेटस चेंज कर सकती हैं, या फिर उनको न्यू फॉर्मेशन होगी उनकी कंपनी की? अब देखें, ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब ये किस चीज यानी हाउ शुड आई पुट इट, के वो किस तरह रजिस्टर हुई हुई हैं, वो एज अ कंपनी रजिस्टर हुई हुई हैं। अगर कंपनी रजिस्टर हुई हुई हैं तो ऑब्वियसली जब वो नॉन प्रॉफिट से उसमें जाएंगी, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अपने आप को कन्वर्ट करवा लेती हैं या पब्लिक में कन्वर्ट करवा लेती हैं, तो अब तो वो बिल्कुल यानी वे ऑफ डूइंग बिजनेस ही बिल्कुल ही चेंज हो गया ना अब तो। यानी पहले तो क्या था कि भाई वो अपने जो भी उनको रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, अब नॉर्मली रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को माइनस करके प्रॉफिट आता, वो इस चीज को प्रॉफिट कह ही नहीं सकते। ठीक है। नंबर 2 कि वो जो पैसे बच भी गए हैं, जिसको हम वैसे नॉर्मली प्रॉफिट कह दिया करते हैं, वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। यानी प्रॉफिट जो है वो यानी डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। अब आप जब प्राइवेट कंपनी में जाते हैं, पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करवाते हैं, तो ये दोनों काम आप कर सकते हैं। तो ये वो खाली वो वाला स्टेटस चेंज करने वाली बात ना हुई कि आप प्राइवेट से पब्लिक में चले गए, पब्लिक से प्राइवेट हो गए, गारंटी लिमिटेड से आपने अपने आप को पब्लिक कंपनी करवा लिया। तो ये वाली ये नॉर्मल चेंज नहीं है, ये काफ़ी बड़ी चेंज है। उसको दोबारा से दे विल हैव टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, उसकी रिक्वायरमेंट्स पर उनको पूरी करनी पड़ेंगी। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, जी, ऑल्टरेशन इन दी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। A company may by special resolution, सेम वही वाली बात, alter its articles, and any alteration so made shall be as valid as if originally contained in articles and be subject in like manner to alteration by special resolution। अब वही हमने जैसे आज बात करने से पहले ही साकिब ने वो मेरा जुमला दोहरा भी दिया था कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के लिए भी रूल्स वही हैं जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी,
स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। और स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब हम समझते ही हैं कि 75% वोट्स उसके हक में डलने चाहिए। और जो भी आप चेंज उसमें करना चाहें वो चेंज जो है वो आप कर सकते हैं। If such alteration affects the substantive rights or liabilities of the members or of a class of members, it shall be carried out only if a majority of at least 3/4 of वही 3/4 basically 75% ही है of the members or of the class of members affected by such alteration as the case may be, exercise the option through vote personally or through proxy vote for such alteration. अब अगर इस ऑल्ट्रेशन की वजह से किसी क्लास ऑफ शेयर्स के राइट्स में चेंज आ रही है तो दैट क्लास ऑफ द शेयर्स वेदर इट्स ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस दैट members of that class should vote for or against that alteration. और अगर वो उसके हक में या उसके खिलाफ वोट डाल देते हैं तो फिर ये देखा जाएगा कि ये ऑल्ट्रेशन जो है वो हुई भी है या नहीं हुई है। अब जो मेरी एग्जांपल जो जहन में आ रही है वो ये है कि आपने यार तुम लोगों ने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ी हुई है? जी सर। बाकी जो हजरात जी सर हमारी क्लास अच्छा बीकॉम वालों ने नहीं पढ़ी हुई है? अच्छा चलें फिर जो मेरे जहन में एग्जांपल आ रही है वो हम रहने देते हैं क्योंकि अगर वो आपने चलें पढ़ी हुई होती तो हम उसके ऊपर कुछ बात भी कुछ कर सकते थे, लेकिन चलें बहरहाल फ़िलहाल के लिए फिर हम इस चीज़ को यही रहने देते हैं कि सपोज़ आपने चेंज की और चेंज में ये है कि वोटिंग राइट्स जो क्लास ए शेयर्स हैं और क्लास बी शेयर्स हैं सपोज, तो क्लास ए शेयर्स की हमने ये बात की थी कि उनमें एक जो शेयर होता है उसके 2 वोटिंग राइट्स होते हैं। अब सपोज कि आपने चेंज आर्टिकल्स में ऐसे की कि आपने इनके राइट्स को चेंज कर दिया कि एक वोट जो है वो एक शेयर जो है वो 3 वोट्स उसके होंगे और जो क्लास बी है वो उसके एक शेयर के 2 वोट्स होंगे सपोज। तो अब आपको इन दोनों आपने एक नहीं 2 क्लासेस के वोटिंग राइट्स की परसेंटेज जो है वो आपने चेंज कर दी है। अब उन लोगों को यानी अगर वो लोग जो कि इस चेंज से मुतासर हो रहे हैं, मुतासर तो नहीं हो रहे इसमें तो उनको खैर थोड़ा फ़ायदा ही हो रहा है, लेकिन बहरहाल अगर जो भी उस चेंज से मुतासर हो रहे हैं या वो उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, अगर वो लोग उसके हक में फ़ैसला दे दें 75% वोट्स अगर उस चेंज के हक में पड़ जाएं तो फिर ठीक है वो ऑल्ट्रेशन की जा सकती है, वरना नहीं की जा सकती। A copy of the altered articles of association shall be filed by the company with the registrar within 30 days from the date of passing of the resolution. Registrar shall register the same. चेंज करने के 30 दिन के अंदर अंदर तक आपने चेंज हुआ आर्टिकल जो है वो रजिस्ट्रार को जमा करवा देंगे। अब इसमें कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड रजिस्टर्ड ऑफिस हमने बिल्कुल शुरू में बात की थी कि ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था। गेटिंग अवेलेबिलिटी ऑफ द सूटेबल नेम, प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये स्टेप नंबर 2 था। स्टेप नंबर 3 क्या था
filing the memorandum and articles of association and other documents with the registrar. स्टेप नंबर 1 नाम लिया, स्टेप नंबर 2 ये दोनों बनाए, स्टेप नंबर 3 आपने यानी ये था स्टेप नंबर 1, ये जो थे ये था स्टेप नंबर 2 और ये था स्टेप नंबर 3 नॉर्मल कंपनीज के लिए। ये है जी 1, ये है 2, ये है 3। ये किसी ने हैंड रेज किया है जी? सर सॉरी वो गलती से हाथ लगा मेरा। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। मुझे खुशी होगी अगर आप सवाल कर दें, क्योंकि यहाँ असल में सवाल पूछने की रवायत है नहीं। इंशाल्लाह जरूर सर, आज फर्स्ट क्लास है तो आएंगे से बस नेकी के काम में देर नहीं आपको होनी खुश चाहिए। करने की। हाँ, नेकी के काम में देर नहीं होनी चाहिए, पहली क्लास से ही कर लें। चलें खैर, अच्छा तो फर्स्ट स्टेप इज गेटिंग द अवेलेबिलिटी फॉर नेम, सेकंड स्टेप इज द which contains the second and third bullet, preparing memorandum of association, preparing articles of association, and then it will be followed by registration of this memorandum and articles of associations. और उसके बाद फिर क्या होगा कि अगर आप वो कर लेते हैं, ये काम कर लेते हैं, तो obtaining the certificate of incorporation of the company, आपको कह दिया जाएगा कि भाई आप रजिस्टर हो गए, आप आज से आपका वजूद हो गया, हमने आपको इनकॉर्पोरेट कर लिया, हमने आपको रजिस्टर कर लिया। फिर वो था फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इफ द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन इट। और मैंने कहा था कि ये वाली जो बात है, हर कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं होगा कि वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो है वो हासिल करे। तो मैंने कहा था कि यार ये बाद में जाके इसका एरिया पूरा अलहदा आएगा, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस किस्म की कंपनीज को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी चाहिए होता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो मिल गया, बन तो मैं गया हूं, काम मैं शुरू कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, इसके लिए फिर मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। किस किस किस्म की कंपनीज को चाहिए? ये है जी, हम अब डिस्कस करने लगे। प्राइवेट कंपनी एंड अ गारंटी लिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल कैन कमेंस देयर बिजनेस, स्टार्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस को, and exercise all of the powers regarding borrowings after the incorporation of the company without needing to do anything further. तमाम कंपनीज में से प्राइवेट कंपनी और गारंटी कंपनी नॉट हैव शेयर कैपिटल फॉरेन बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, उनको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की जरूरत नहीं है। However, other companies are required to commence the business only after they obtain certificate of commencement of business from the registrar. अब मेरा सवाल ये है, और इसी किस्म के सवाल मैं पेपर में भी पूछूंगा, सीधे सीधे से नहीं होंगे राइट दिस एंड राइट दैट, एक आध सवाल इस तरह का हो भी सकता है, लेकिन सारे सवाल इस तरह के नहीं होंगे। सवाल मेरा ये है कि कौन सी कंपनीज फिर पीछे बच जाती हैं जिनको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना पड़ेगा। और सवाल मेरा है ये वलीदुर रहमान साहब से। अगर वलीदुर रहमान साहब क्लास में हैं तो हूँ सर क्लास में सर। कंपनीज कितनी तरह की होती हैं ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया है।
और ये ऑनेस्टली आपकी यूनिवर्सिटी में मैं इतनी दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ कि मुझे खुद अब अजीब सा लगता है कि यार, यानी ये लोग भी कहेंगे यार एक ही बात है, बताई जाता 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 है, इसके अलावा इसके पास बताने के लिए और कुछ भी नहीं। लेकिन वो फिर भी सरप्राइजिंगली लोगों को कुछ पता नहीं, मेरी बात मैं कुछ सही समझा नहीं पा रहा या क्या मसला है कि हसन रजा, क्योंकि मैक्सिमम ना लोगों के जहन में बस यही है कि यार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है और बस। और पता नहीं क्यों ये बात उन लोगों के जहन में बैठी हुई है कि बस कंपनीज जो है ना ये दो ही होती हैं, इसके अलावा कंपनी कोई और होती कोई नहीं। जी सर, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड एक अदी और अनलिमिटेड कंपनी थी, अनलिमिटेड कंपनी सर। अब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में पब्लिक और प्राइवेट कंपनी होती है। उसने कहा कि यार प्राइवेट कंपनी को तो सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वो तो फौरन ही बिजनेस शुरू करना चाहे तो कर ले, कोई मसला नहीं है। इसका मतलब है कि पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सर। किस सर्टिफिकेट की? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। भाई रजिस्टर तो तुम हो गए हो, इनकॉर्पोरेट तो तुम हो गए हो, लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए एक अलहदा सर्टिफिकेट की जरूरत है। ठीक है, इसी तरह गारंटी लिमिटेड कंपनी भी दो हो सकती हैं। एक गारंटी लिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल और एक गारंटी लिमिटेड कंपनी हैविंग अ। तो यहां पे उन्होंने कहा कि गारंटी लिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल को तो सर्टिफिकेट की दूसरे की जरूरत तो नहीं है, लेकिन गारंटी लिमिटेड का कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल को दूसरे सर्टिफिकेट की जरूरत भी पड़ेगी। और अगर कोई कंपनी अनलिमिटेड कंपनी हुई, बेशक वो हैविंग अ शेयर कैपिटल है, बेशक वो नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल है, इस कंपनी के को तो चाहिए ही चाहिए दूसरा सर्टिफिकेट भी। एक भी चाहिए जो कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, दूसरा भी चाहिए जो कि सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है। दोनों सर्टिफिकेट्स चाहिए इसको। तो ये मतलब, अब ये मैं सवाल पूछूंगा पेपर में, इस तरह के सवाल पूछूंगा, स्टेटमेंट लिखूंगा, क्योंकि मैंने आपको स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट पढ़ाया। लॉ की लैंग्वेज है, चाह रहा था कि वो आपके साथ डिस्कस भी किया जाए। नॉर्मली लोग पढ़ते नहीं हैं, या अगर वो पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि ये अंग्रेजी क्योंकि हमारी मादरी जुबान नहीं है तो ये हमें समझ नहीं आ रही कि क्या लिखा हुआ है। इस वजह से पढ़ भी देता होता हूँ उनके सामने, इसी बहाने वो पढ़ भी लें, और इसी बहाने उसका तर्जुमा भी कर दिया कि यार ये मतलब बन रहा है इसका कि कल को ये ना कहें कि अंग्रेजी है जी, हमें तो समझ में नहीं आ रही। और तीसरा ये है कि स्टेटमेंट लिखूंगा और नीचे क्वेश्चन ये होगा कि भाई इन कंपनीज का जिक्र कर दिया, किस किस का जिक्र उसने नहीं किया, और कौन सी ऐसी कंपनीज हो सकती हैं जिनका जिक्र यहाँ पे उन्होंने किया कि भाई उनको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है, उनका नाम बताएं मुझे। सीधे सीधे से क्वेश्चंस डायरेक्टली ऐसे नहीं होने लगे कि राइट अ नोट ऑन द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ कंपनीज, इस किस्म की सिचुएशन। हाँ, एक आध सवाल दो होंगे, सारे सवाल इस तरह के नहीं होने लगे। और ऑब्वियसली जब सवाल जो है वो ज़रा थोड़े से इस किस्म के हैं तो वर्डिंग भी ऑब्वियसली सबकी सेम नहीं होगी। हर किसी के सोचने का तरीका, हर किसी का लिखने का तरीका डिफरेंट है। तो अगर सवाल इस किस्म का है तो लिखा भी हर बंदा, लिखेगा भी बंदा अपनी सोच के मुताबिक खुद ही, तो पता लग जाएगा कि सोच की बाहमी जो आपकी यकजहती है वो कितनी है। और आपने कॉपी करके कहीं से लिखा है पेपर का फॉर्मेट? यार अभी तक मैं अभी क्योंकि बना रहा हूँ, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग, क्योंकि एक पेपर बनाना भी नहीं है, 2 या 3 पेपर बनेंगे, और जो टोटल क्लास होगी वो 3 या 4 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएगी। किसको कौन सा पेपर आ जाए अल्लाह जानता है।
क्योंकि अभी तक तो मैं सवाए चंद लोगों के मैं भी सबको नहीं जानता हूँ, तो क्योंकि माशाल्लाह क्लास में लोग आते ही नहीं, तो जो जो कुछ लोग आते हैं उनका पता भी है। तो बहरहाल उसके लिहाज से पेपर बन जाएगा और पेपर सॉल्व करके वहीं पे ही गूगल क्लासरूम में ही सबमिट करना होगा आपने, जैसे लास्ट टाइम भी किया था। होपफुली लास्ट टाइम भी आपकी वही हुई थी, ऑनलाइन ही पेपर्स भी हुए थे। तो 3 डिफरेंट पेपर्स बनेंगे, 3 डिफरेंट ग्रुप्स बनेंगे पूरी क्लास के। अब उसमें ज़रूरी नहीं है कि मैं इक्वली डिवाइड करूं, हो सकता है एक ग्रुप में 4 हों, दूसरे में 14 हों और तीसरे में 32 हों। तो ये भी हो सकता है कि तीनों को इक्वली डिवाइड कर लूँ, वो फिर खैर डिपेंड करेगा। चैप्टर्स बहरहाल मैं आपको बता दूंगा, जैसे मैंने ACL में बता दिए हुए हैं कि एक तो वो हमने उसमें एजेंसी का चैप्टर पढ़ा हुआ है, हमने उसमें डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर पढ़ा हुआ है, हमने उसमें रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर पढ़ा हुआ है। तो ये 3 चैप्टर्स में से पेपर आएगा। इसी तरह हमने इसमें कंपनी क्या होती है, फिर हमने उसकी इनकॉर्पोरेशन पे बात की और शेयर कैपिटल पे भी बात कर चुके हैं। जो थोड़ी बहुत 2-4 चीज़ें उसमें रह गई हैं वो आज तो खैर टाइम नहीं रहा, फ्राइडे की क्लास में वो चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी। कुछ चीज़ें रह गई हैं, बाकी वो जो क्लासेस ऑफ शेयर्स हैं वो तो आपको अकाउंटिंग से भी पहले से ही पता है, अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग आपने पढ़ी हुई है, वहाँ से भी आपको पता होगा। हमने खाली उसको सिर्फ वही करना है, 2-4 एक्स्ट्रा चीज़ें जो डिस्कस करनी है वही हैं बस। तो आप इसमें भी तकरीबन आप समझ लें तो इसमें भी 3 ही चैप्टर्स हैं, एक जो है वो इनकॉर्पोरेशन वाला, एक कंपनी वाला और एक शेयर्स वाला जो है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा जी, in order to get the certificate of commencement of business, the company should have allotted shares against cash for an amount which is at least equal to the amount of minimum subscription. अब पहली बात आसान अल्फाज में, अगर कंपनी आप रजिस्टर करना चाहते हैं और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट चाहते हैं कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूं, आपको शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, तो आप ये काम कर सकते हैं। अब वो शेयर्स जो आपने इशू करने हैं कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिले, तो उसके अगेंस्ट कम से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन आनी चाहिए। अब ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होती है? जब आप IPO करते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, नए शेयर्स जब आप इशू करते हैं, तो आप वो जो रजिस्ट्रार ऑफ द कैपिटल इश्यूज जो है उसको अप्लाई करते हैं कि भाई हमारी ये रिक्वायरमेंट है, हम इसके लिए इतने, सपोज 1000 शेयर्स इशू करना चाह रहे हैं और 1000 शेयर क्योंकि पार वैल्यू 10 रुपये होती है, सपोज हम 10 रुपये पे ही इशू कर रहे हैं, तो 1 लाख रुपए मैं टोटल रेज करना चाह रहा हूं जो कि मेरी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। उनको एतराज नहीं होगा, वो कहेंगे ठीक है जी इशू कर लें, कोई मसला नहीं। अब सपोज के मुझे तो 1 लाख चाहिए थे, लेकिन मार्केट में मैंने जब ये खबर फेंकी कि मेरे शेयर्स अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप शेयर्स खरीद लें, तो लोगों ने सिर्फ 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस भिजवाई आपको। अब मेरा काम तो 1 लाख से होना है, 20,000 शेयर्स से तो मेरा, शेयर्स की अमाउंट से तो मुझे कुछ भी नहीं होने लगा, मेरा तो काम बिल्कुल होने ही नहीं लगा। तो ये एक स्पेसिफिक परसेंटेज होगी जिसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। अब आप वो भी बता देंगे कि जी मिनिमम आप अमाउंट कितनी रेज करना चाह रहे हैं, मैक्सिमम आपको 1 लाख चाहिए, मिनिमम अमाउंट आपको कितनी चाहिए। चलें बाकी उधार शुधार लेके भी हम अपना काम पूरा कर लेंगे अगर लोगों ने शेयर्स ना खरीदे, लेकिन मिनिमम अमाउंट कितनी, परसेंटेज ऑफ शेयर्स कितने होने चाहिए कि लोग अगर उतने खरीदें तो ठीक है, मैं समझूंगा कि मेरा शेयर इशुएंस सक्सेसफुल रही है। मसलन अगर लोग 40%, सपोज 40% की अमाउंट भी अगर लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उसके लिए अप्लाई नहीं करते हैं,
इसका मतलब है कि मेरा ये जो शेयर इशू करना था ये सक्सेसफुल नहीं रहा। सारी की सारी अमाउंट ही फिर मुझे यानी अच्छा, फिर आप शेयर्स इशू ही नहीं कर सकते। ये बात याद रखिएगा कि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी रेज नहीं होती है, वो मिनिमम परसेंटेज जो कि आपने मुकर्रर कर रखी थी, अगर वो भी लोगों ने शेयर्स की सूरत में जमा नहीं करवाई, तो फिर इसका मतलब है कि आपको ये शेयर इशुएंस का प्रोसेस कैंसिल करना पड़ेगा और जिस जिससे पैसे आप ले चुके हैं उसको पैसे वापस करने पड़ेंगे। और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए ज़रूरी है कि शेयर्स इशू किए जाएं और शेयर्स इशू करके मिनिमम सब्सक्रिप्शन तक की अमाउंट जो है वो आप लाजमी लोगों से इकट्ठी आपने कर ली हो, तब आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस दिया जाएगा। ये बात याद रखनी ज़रूरी है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन की और कितने शेयर्स आप इशू करना चाह रहे हैं, ये बात आपके और यानी रजिस्ट्रार ऑफ द कैपिटल इश्यूज के बीच में होती है। लोगों को आप नहीं बताते कि मैं टोटल शेयर्स कितने इशू करना चाह रहा हूँ। लोगों को बस आप ये बता देते हैं कि मैं शेयर्स इशू करना चाह रहा हूँ, फलां 2 हफ्ते हैं तुम्हारे पास या 3 हफ्ते हैं तुम्हारे पास या 4 हफ्ते हैं तुम्हारे पास, इतने हफ्तों में अपने आप को भाई रजिस्टर करवा लो, तो ठीक है, अब रजिस्टर करवा लो कह गया, इतने हफ्तों में शेयर्स ले लो तो बात चल जाएगी। अगर शेयर्स नहीं लोगे तो बात नहीं बनेगी। सर वो बताएंगे किधर अपने शेयर्स का, और सर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं आप? वो एडवर्टाइजमेंट ही जो है वो करनी पड़ेगी और उसको लॉ की जुबान में प्रोस्पेक्टस इशू करना कहते हैं। ठीक है, प्रोस्पेक्टस जैसे आपने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का लिया था, कंपनी ऐसे प्रोस्पेक्टस शेयर के लिए इशू नहीं करती है, क्योंकि इस तरह तो वो लाखों की तादाद में लोगों को उसमें शेयर्स इशू करने होते हैं, तो अगर वो प्रोस्पेक्टस छपवाएंगे इस तरह बुकलेट, तो उसका तो खर्चा इतना आ जाएगा कि वो तो फायदा ही नहीं रहेगा शेयर इशू करने का। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी के लिए अलाउड है कि प्रोस्पेक्टस के ऊपर भी, चले हम बात हमारी है, बल्कि चैप्टर हमारा है, प्रोस्पेक्टस के ऊपर भी बात करेंगे फिलहाल के लिए, बहरहाल आसानी के लिए, कि प्रोस्पेक्टस जो है वो उसके ऊपर यानी कम, अगर आप अखबार में इश्तिहार दे दें, टीवी पे इश्तिहार चलवा दें, कोई भी ऐसी, अगर पब्लिक कंपनी है तो कोई भी ऐसी ऑफर जो कि जनरल पब्लिक तक जा सकती हो किसी भी फॉर्म में, वो हम फॉर्म्स हम देखेंगे कि कौन कौन सी हो सकती हैं, तो उसको हम प्रोस्पेक्टस के ही डोमेन में शामिल करते होते हैं। अगली बात जो है वो ये है कि फर्दर द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शुड हैव पेड द कंपनी फुल अमाउंट ऑन ईच ऑफ द शेयर्स टेकन और कॉन्ट्रैक्टेड टू बी टेकन बाय देम and for which they are liable to pay in cash. No money is or may become liable to be repaid to applicants for any shares which have been offered for public subscription. अगर डायरेक्टर्स ने आपके बिहाफ पे, कंपनी के बिहाफ पे कोई एक्सपेंस किया हुआ है, तो वो ये नहीं कह सकते इस पर्पस के लिए, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए, कि वो जो एक्सपेंस हमने कंपनी के लिए किया हुआ है, जिनको प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं, उनके अगेंस्ट हमें शेयर्स इशू कर दें। शेयर इशू किए जा सकते हैं, उसमें हर्ज नहीं है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट भी शेयर्स इशू किए जा सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए जब शेयर्स की काउंटिंग हो रही होगी कि आपने शेयर्स इशू कर दिए हैं, हाँ ठीक है, हम आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हम आपको इशू कर देते हैं, इसके लिए वो शेयर्स गिने जाएंगे जिन शेयर्स के अगेंस्ट पैसा आया हुआ हो, और वो बेशक डायरेक्टर्स ने ही क्यों ना लिए हुए हों, डायरेक्टर्स ने भी पैसा जमा करवाया हुआ हो, क्योंकि कंपनी ने ऑपरेशंस तो पैसे से करने हैं ना। तो ऐसे शेयर्स जो कि आपने एक्सपेंसेस के अगेंस्ट इशू किए हुए हैं, कैलकुलेट करते हुए उस किस्म के शेयर्स को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। For obtaining certificate of commencement of business, there shall be filed with the registrar
a duly verified declaration by the chief executive or one of the directors and the secretary, जो corporate secretary होता है, that the aforesaid conditions have been complied with. भाई certificate of incorporation हमें मिल चुका है, shares issue कर दिए गए हैं कैश में, मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली रिक्वायरमेंट को हमने बहुत आराम से मीट कर लिया था, कोई मसला नहीं हुआ। डायरेक्टर्स ने भी जो शेयर्स इशू लिए हुए हैं, शेयर्स जो डायरेक्टर्स ने भी लिए हुए हैं, उसके अगेंस्ट भी उन्होंने कैश दिया हुआ है। कंडीशंस हम मीट करते हैं, हमें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट दे दिया जाए। In the case of a company which has not issued a prospectus inviting the public to subscribe for its shares, there has been filed with the registrar a statement in lieu of prospectus. प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती बाय लॉ, क्योंकि प्रोस्पेक्टस एक जर्नल ऑफर है, हर बंदे को ऑफर लगा दी आपने कि यार मेरे शेयर खरीदो, डॉक्टर हो, वो इंजीनियर हो, पाबंदी नहीं है, स्टूडेंट भी ले सकता है लेना चाहे तो, एक बैंकर भी ले सकता है, डॉक्टर, कोई बंदा भी ले सकता है। आपने जर्नल ऑफर लगाई, प्रोस्पेक्टस एक जर्नल ऑफर है। और अगर जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी ओपन ऑफर नहीं लगा सकती है, वो प्रोस्पेक्टस इशू कर ही नहीं सकती, तो वो फिर क्या इशू करेगी? वो फिर स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, स्टेटमेंट इन रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस, एक इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी उसके रिप्लेसमेंट में आप प्रोस्पेक्टस, ल्यू इट डजंट एग्जैक्टली मीन रिप्लेसमेंट, लेकिन बहरहाल प्रोस्पेक्टस के अलावा आपको एक स्टेटमेंट जमा करवानी पड़ेगी, क्योंकि आपने उसमें कुछ ना कुछ तो बताना है ना कि हमारी कंपनी क्या है और हम कितने का शेयर्स हम आपको बेचना चाहते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन किसी ना किसी डॉक्यूमेंट में तो होनी चाहिए। On the basis of these documents and after satisfying himself that all necessary requirements of this act have been followed, the registrar may accept and register all the relevant documents. Any contract made by a company before the date at which it is entitled to commence business shall be provisional only and shall not be binding on the company until that date, and on that date it shall become binding. अगर जिस वक्त तक आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं मिला, अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो जब तक आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं मिल जाता, वो कॉन्ट्रैक्ट आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। करना चाहें तो ठीक है, यानी उसके अगेंस्ट आपके ऊपर कोई केस नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो आपके ऊपर बाइंडिंग ही नहीं था। आपको जब पता था कि ये पब्लिक कंपनी है और इसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं मिला हुआ, तो आपने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ही क्यों? अब अगर ये बैकआउट कर गया है तो इसके ऊपर बाइंडिंग वो था ही नहीं। करना चाहता तो कर लेता, नहीं करना चाहता था तो इसने नहीं किया। ठीक है जी, तो ये मेरा ख्याल है लास्ट पॉइंट है शायद, क्योंकि इसमें हाँ आखिरी पॉइंट जो है हमारा वो रजिस्टर्ड ऑफिस का है कि रजिस्टर्ड ऑफिस इज अ प्लेस which is the address of the company for receiving all of the communications. It does not necessarily require being the head office of the company. जैसे हमने पहले भी बात की थी कि हम नॉन टेक्निकली हम हेड ऑफिस उसको कह सकते हैं, लेकिन there may be more than one office for business of the company, but registered office shall be single. Registered office और हेड ऑफिस सेम भी हो सकते हैं, लेकिन सेम नहीं भी हो सकते। हेड ऑफिस आपका पाकिस्तान में कुछ और हो सकता है, नेदरलैंड्स में कुछ और हो सकता है, जर्मनी में कुछ और हो सकता है जो हेड ऑफिस जो है, लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो डजंट नेसेसरीली मीन कि ये वही हों जो कि हेड ऑफिस हैं आपके। A company shall have a registered office to which all communications and notices shall be addressed, and it shall notify the registrar within a period of 30 days of its incorporation कि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, कहाँ पे हमने लोकेट किया है। नोटिस ऑफ द सिचुएशन, अब वो तो ये तो बता दिया कि भाई पंजाब में होगा। पंजाब में किधर है भाई? पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, केपीके बहुत बड़ा सूबा है, किस जगह पे आपका एड्रेस है। हमने उनको
हमने आपको लेटर भिजवाने होंगे, कम्युनिकेशन को नोटिस भिजवाना है, हमने को मुकदमा करना है आपके ऊपर, तो हमें उसके लिए वो लेटर चाहिए हो, वो एड्रेस चाहिए होगा। तो ये मेंशन कर देना, हमने मेमोरेंडम में तो मेंशन कर दिया है कि भाई पंजाब में होगा। पंजाब में किधर होगा? लाहौर है, लाहौर में जौहर टाउन में है, सर्कुलर रोड पे है, किधर है? Notice of the situation of the registered office and of any change therein shall be given within 15 days after the date of the change to the registrar who shall record the same. Change करते हैं तो 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को ये बात बतानी जरूरी है। तो 2 चैप्टर हमारे खत्म हुए और वो जो शेयर्स वाली है वो उसमें आपकी अकाउंटिंग का भी इम्तिहान होगा। उस पे भी ज़रा क्वेश्चंस क्योंकि रिलेटेड उसके भी हैं, तो ज़रा इंशाल्लाह उम्मीद है कि लेक्चर मज़ेदार ही होगा वो वाला। तो एक हमने कंपनीज का अभी तक चैप्टर पढ़ लिया है, एक इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी था, एक ये वाला था। ये दोनों चैप्टर्स आपका जो ग्रुप है, ग्रुप में शेयर किए जा चुके हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे भी बात हो चुकी है, इनकॉर्पोरेशन का चैप्टर भी हमने आज कंप्लीट कर लिया है। आज के लिए काफी है। थैंक यू सर।